और बॉलीवुड में किस गाने सुनते थे? सो रहे हो और पीछे हिंदी गाने चल जाते थे, मैं बोलता था यार नहीं यार, मैं अंताक्षरी आता था, एक चित्रहार, रंगोली चित्रहार। भाई मेरी सिस्टर से झगड़ा इसलिए होता था कि भाई ये नहीं चलना चाहिए। और बॉलीवुड में कोई? बॉलीवुड मुझे शुरू से मेरा इंटरेस्ट है। संडे को आई थिंक वो अंताक्षरी आता था, एक चित्रहार, रंगोली चित्रहार। भाई मेरी सिस्टर से झगड़ा इसलिए होता था कि भाई ये नहीं चलना चाहिए, क्योंकि मुझे सुबह छुट्टी उठते, मतलब होता है ना कि संडे को आपको सोना है 7:30 बजे। हाँ, आप सो रहे हो और पीछे हिंदी गाने चल जाते थे, मैं बोलता था यार नहीं यार, मैं यहाँ तो फिर अपना दूसरे कमरे में जाके सोऊंगा, मैं यहाँ नहीं बैठ सकता। मेरा ऐसा सीन था बॉलीवुड के साथ। मैंने फिल्में बहुत कम देखी, मैंने कोई ज़िंदगी में फिल्म नहीं पूरी देखी होगी। संडे को ऐसे बड़ा एक्साइटमेंट में बैठ जाना कि आज फिल्म देखेंगे। रात को DD1 पे आई थिंक आती थी, रात को 9 बजे, 9:30 बजे आती थी। हाँ ऐसे ही कुछ आता था। और एक शाम को 4 बजे संडे को आती थी। हाँ जी, तो बड़ा एक्साइटमेंट में देखना, पर मैं देख ही नहीं पाया कभी, नींद आ जाती थी मुझे अभी भी। मैं फ्लाइट में जब जाता हूँ, मैंने अपनी फ्लाइट में कोई फिल्म पूरी देखी ही नहीं होगी। कभी ऐसा हुआ हो कि मैंने 1 गो में सारी फिल्म देख ली। तो जब आप सलमान भाई से मिले जी, आपने कहा नहीं मैंने पिक्चर नहीं देखी आपकी? नहीं, वैसे तो असल थोड़ी बहुत देखी होती है, क्योंकि रैंडम जो हिट हो जाती हैं अच्छी फिल्म होती देख लेते हो आप। बट मैं अपनी पुरानी बात बता रहा हूँ, अभी तो देखनी पड़ती है, काम है। अभी तो क्या है कि अभी जब किसी डायरेक्टर के साथ काम करना है, फिर उसकी फिल्में देखनी पड़ती हैं, अच्छा कैसा टेस्ट है, क्या कर रहे हैं। तो अभी अपने काम के लिए भी देखनी पड़ती हैं बहुत चीज़ें। कोई बंदा रिकमेंड कर देता है कि ये देखो, इसमें ऐसा काम चाहिए, मुझे ऐसी चीज़ चाहिए, तो फिर देख लेते हैं। लुधियाना के पास खन्ना गांव, आपका गांव का नाम है? खन्ना मेरी सिटी है। सिटी है। मेरा गांव का नाम है जंडाली। ओके। जंडाली जर्ग हमारा बहुत फेमस गांव है वहाँ का। जर्ग दा मेला बोलते हैं वहाँ, लगता है बहुत तगड़ा पुराना मेला लगता है। तो ये शहर लुधियाना पड़ता है या? ये लुधियाना डिस्ट्रिक्ट पड़ती है। डिस्ट्रिक्ट, ओके। और गांव है मेरा जंडाली, जिसके साथ जो हमें सिटी पड़ती है सबसे क्लोज, वो है खन्ना। तो मैं वो खन्ना इसलिए तो क्या स्पेशलिटी आपके इलाके की, मोहल्ले की, गांव की? खन्ने में सरदूल सिकंदर बाजी, लाभ जंजुआ जी खन्ने के हैं, और देवेंद्र खन्ने वाला पाजी हमारे पंजाब के बहुत तगड़े राइटर हैं, वो खन्ना से हैं। और भी मतलब हमारे वहाँ पे आर्टिस्ट बहुत, मतलब अच्छे खासे आर्टिस्ट हैं आसपास के गाँव के सुनने में। तो और बेअंत सिंह हमारे पॉलिटिशियन। हाँ जी, वो उनकी फैमिली हमारे उस हल्के से ही आती है, मतलब मेरा गांव उनके अंडर ही आता है। चलो एक नाम तो कला से बाहर लिया, क्योंकि पंजाब आते ही मेरे दिमाग में नए बच्चों में स्पेशली या तो खिलाड़ी होगा या कलाकार, मैक्सिमम बच्चे जो हैं। हाँ जी। मैं पंजाब गया था, मुझे याद है 2019 इलेक्शन कवर करने, तो मैंने देखा लड़के बड़े शर्मा रहे माइक लगाते जी। आप ऑफ द रिकॉर्ड बात करोगे, चढ़ के बात करेंगे। आप जैसे कैमरा लगाओगे जी, ना जी बिल्कुल नहीं। और मैंने कहा इतना क्यों शर्मा रहे भाई, लड़के थोड़े शर्मीले हैं वहाँ पे, मतलब कैमरा लगा के। मैंने सुना आप भी शायद शुरू में इंटरव्यूज में थोड़ा सा। भाजी मैं बहुत कैमरा शाय था। मुझे जब तभी तो मैंने बताया कि जब मैंने पहली बार फिल्म में मुझे किसी ने ऑफर दी कि फिल्म करनी है, तो मैंने बोला कि ये मैं गाने में कर सकता हूँ, क्योंकि उसमें ठीक है रीटेक, ये वो डायलॉग नहीं बोलना होता। जब मुझे पहली पंजाबी फिल्म में ऑफर हुई मेरा गाना देख के, तो मैंने उनको भी ये बोले कुछ नहीं, जो तूने गाने में किया वही करना है। तो मुझे आज भी याद है, मेरी एक पहली फिल्म थी मिस्टर मिसेस 420 पंजाबी, जिसका एक सीन था जिसके मैंने 40 से ज़्यादा टेक दिए, और मैं ब्लैंक हो गया बिल्कुल। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, मुझे सब लोग समझाने आ रहे हैं कुछ नहीं, बस इतनी सी बात है, ये बोलना है। और वो डायलॉग बड़ा टेढ़ा था, मतलब ऊट पटांग बातें थी कि अच्छा मैं क्यों नहीं पहुंच पाया, मैं स्कूटर पे जा रहा था, स्कूटर ये हो गया वो हो गया, मतलब बहाने मारने थे। तो उस दिन मुझे जो मेरे डायरेक्टर थे उन्होंने बताया कि भाई इतनी समझने वाली बात नहीं है, जो तेरे दिल में आता है बोल, बट तू अगर इसको प्रेशर लेगा अपने ऊपर याद करने का, तो ये तू खराब कर। मैंने 40 से प्लस टेक्स दिए। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं शायद गलत जगह पे तो नहीं आ गया। उसके बाद फिर मैंने अपना फंडा चेंज किया। मैं डायलॉग पढ़ता हूँ, मैं स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ, मुझे जो डायलॉग दिए जाते हैं मैं मीनिंग्स, कन्वर्सेशन का मीनिंग देखता हूँ क्या हो रही है। अगर उसमें मैं इम्प्रोवाइज कर सकता हूँ कुछ अपना, अगर मैं वो सही मैसेज डिलीवर कर रहा हूँ, जब तक डायरेक्टर को वो सही वही डायलॉग नहीं चाहिए, तो उसमें क्या होता है कि वो आपकी सोल आ जाती है, कि मतलब आप वो मीन करते हो बोलते हुए। तो फिर उसके बाद मैंने सीखी ये चीज़, वरना मुझे ये लगता था कि मैं शायद गलत जगह पे आ गया हूँ, ये मेरे करने वाली चीज़ नहीं। 2011 में बैचमेट बनाया आपने? हाँ जी। बैचमेट के पैसे मैंने सुना गाड़ी धो के आपने बटोरे थे। हाँ जी, बैचमेट की उसकी भी स्टोरी ये थी। पहले तो मैं बताता नहीं था, वैसे जो मुझे जानते हैं उनको भी पता है।
पहले मैं बहुत कम बताता था, मुझे ये था कि अगर मैंने बता दिया तो शायद मुझे ऑस्ट्रेलिया वाले वीज़ा नहीं देंगे क्योंकि मैं गया था टूरिस्ट वीज़ा पे, मेरी सिस्टर के पास गया था मैं और मेरी मम्मी। तो मैं हफ्ता वहाँ पे फ्री बैठने के बाद मुझे लगा कि भाई 3 महीने हैं, क्या करूँगा मैं यहाँ पे ना। तो मैंने अपने जीजू को बोला कि भाई मुझे काम दिलवा दो कहीं पे अगर हो सकता है। वो बोले नहीं, मैं काम तो नहीं दिलवाऊंगा, अगर मैंने काम दिलवा दिया तो लोग बोलेंगे कि बुलाया था वहाँ पे, काम लगवा दिया, खुद नहीं खिला पाया उसे। तो उन्होंने बोला कि तू मेरे से ले लिया कर जो लेना है। मैंने बोला मुझे ऐसे नहीं, मुझे कुछ और करना है। तो मैं उनको बताया कि मैं ना एल्बम करने की सोच रहा हूँ गाने की। तो उन्होंने अपने दोस्त को बोल के कार वॉश में मुझे काम दिलवा दिया। तो फिर मैंने 3 महीने कार वॉश किया दबा के। तो कार वॉश में क्या सीन था कि मुझे कैश देना पड़ता था, कम देना पड़ता था, बाकी थे वो पे थे, उनको चेक जाता था तो ज़्यादा पैसे लेते रहे, टैक्स भी जाता था साथ में। तो इंडियन रुपये के हिसाब से कितने महीने में कमाते थे? मतलब उसमें आप लगा लो कि मुझे $60 मिलते थे एक दिन के, और $1 60 का था उस टाइम। तब मैं 3 महीने में आई थिंक मैं वहाँ से 2 से 2.5 लाख रुपए कमा के लेके आया था। हो गए काफ़ी उस टाइम के हिसाब से, 11 के हिसाब से तो बड़े पैसे हो गए ये। उस टाइम क्या हुआ था कि वही मैं बताने वाला था कि उसको मुझे पैसे देने ईजी लगते थे। एक तो ये था कि उनको चेक देना पड़ता था, और फिर क्या होता था जब मैं कैश पे काम करता था कोई सीन नहीं था, तो उसने गाड़ियाँ भी ज़्यादा दिलवानी। मतलब चलो अभी तो है तो दोस्त ही वो, बट एक होता है कि भाई ठीक है इसको 60 में देना, बाकी को 100 देना पड़ेगा। तो कई बार ऐसे होता था कि मैं और एक और मेरे साथ हेल्पर होता था, हम 2 लोग ही गाड़ियाँ धोते थे सारी। तो फिर उस तरीके से 3 महीने हमने दबा के काम किया, और फिर वो पैसे ला के मैंने यहाँ पे फिर हिम्मत हुई। उससे पहले मैं पैसे ख़राब कर चुका था दिल्ली में। किस बात पे? यहाँ पे कंपनी होती थी सागा, अभी भी है सागा, बट अभी किसी और ने टेक ओवर कर ली। पहले कोई महाजन जी होते थे, उनकी होती थी कंपनी। तो एक हमारे पंजाब से सिंगर थे, मैं उनका नाम तो नहीं लूँगा तो वो उन्होंने मुझे बोला कि मैं तेरे गाने करवा दूँगा। उनकी सिस्टर हमारे गाँव में, उनकी जो सिस्टर थी हमारे गाँव में, उसकी शादी हो रखी थी। तो मेरे डैडी को बहुत शौक था कि मेरा बेटा गाता है, इसका कुछ बने, इसको दिखाऊं रास्ता। तो उन्होंने मुझसे पहले उनको होता था कि अच्छा ठीक है वो आज आया हुआ है, वो चल तेरे को मिलवा के लेके आता हूँ। तो मुझे मिलवा के लेके आए, तो उसने मुझे कोई बड़ी बात नहीं है, 2 गाने मैं करवा दूंगा, हम कर लेते। तो मुझे दिल्ली ले आया यहाँ पे। तो वो सागा के मेरे चक्कर लगते रहे यहाँ पे। मुझे एरिया तो पता नहीं, उनका स्टूडियो भी यहीं था, कंपनी वहीं होती थी। तो मेरे वहाँ पे आई थिंक 1.5-2 लाख ख़राब हो गए थे उस टाइम, पापा से लेके किए थे। और ये वाला पैसा ज़्यादा खलता है। वो खलता इसलिए था क्योंकि और कोई हमारा कोई बिजनेस नहीं था, पापा खेती करते थे, और मेरी 3 बड़ी सिस्टर्स थी। और मेरे पापा ने हमेशा मतलब उन्होंने बोला कि जो तुम लोगों ने करना है करो। जैसे मेरी सबसे बड़ी सिस्टर है वो डॉक्टर है, उसको डॉक्टरी करवाई। जो मिडिल वाली सिस्टर है उसने BCom की, सबसे छोटी है मेरे से बड़ी, 3 बड़ी सिस्टर है, उन्होंने इंजीनियरिंग करवाई। और फिर मैं पढ़ने में, मेरे को पढ़ने में शौक ही नहीं था शुरू से, मतलब ऐसा था कि यार ये अपने बस की बात नहीं है। तो इसलिए फिर मुझे चुभता था बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब भी ना कोई बात हो नहीं तो सबने घर पे यही बात करनी कि भाई लड़कियों की शादी करनी है, लड़कियों की शादी पैसे बहुत लगेंगे, शादी करनी है, पैसे ख़राब नहीं करने। जब भी ऐसे बात होती थी कि कुछ करते हैं इतने पैसे लगेंगे, 2 लाख लगेगा, 3 लाख लगेगा। पर वो उस चक्कर में भी वो ख़राब हुए, तो मुझे बड़ा मतलब ऐसे लगा कि भाई अभी तो करना नहीं है ये काम। तो मैं छोड़ के ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया, तो ऐसे ही लग गया वीज़ा मेरा, मतलब कुछ सोचा हुआ नहीं था। जैसे प्लान बोलते ना, भगवान का प्लान होता है, भगवान ने देना था वो मेरा वीज़ा लग गया। और पंजाब को तो वैसे भी कनाडा ऑस्ट्रेलिया तो जन्मसिद्ध अधिकार है, बट उस टाइम पे नहीं था, क्योंकि उसमें ना तो मैं एज ए स्टूडेंट गया हूँ, टूरिस्ट वीज़ा तो मिलता ही नहीं था ना छोटी एज के किसी बच्चे को। वो तो मुझे मिल गया, पता नहीं कैसे मिल गया, कैसे दे दिया उन्होंने मुझे वीज़ा। और मैं गया और मैंने 3 महीने वहाँ पे कार वॉश किया, और वो पैसे ला के यहाँ पे। तो वो आप फिर अंदर से वो सोल कनेक्ट हो गई होगी, मे बी हम बोल गुरु नानक साहब से कि सही बंदे का गलत, सही पैसा खराब हो गया गलत जगह पर। मुझे यही लगता है, मैं ना हमेशा ये सोचता हूँ कि मैं भगवान को बहुत मानता हूँ। मतलब ये ऐसा मानना नहीं है कि मैं हर रोज़ गुरुद्वारा मत्था टेकता हूँ, पाठ करता हूँ, ऐसा नहीं है। बट मेरा ना वो एक कनेक्शन है ऐसे, मुझे हमेशा ये फील होता है कि मेरा कुछ बुरा नहीं होगा। मेरा बुरा इन द सेंस कि जो भी करेगा वो, अगर कुछ बुरा हुआ भी उसमें भी मेरा फ़ायदा होगा, फिर नुकसान कोई नहीं होगा। अभी मेरे यहाँ पर एक कथावाचक आए थे, एंड ही कोटेड अ ब्यूटीफुल लाइन। ही सेड कि जब आप रिलीजियस हो आते हो तो ऐसा नहीं कि आपसे बुरा नहीं होता है, बुरा होता है, वो होगा, दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ, वो कर्मा, वो डिसाइडेड है। बट उस चीज़ को एक्सेप्ट करने की क्षमता बस आप में बढ़ जाती है। भाई 4 साल बाद आपको लगने लगता कि वो चीज़ इतनी बड़ी है ही नहीं थी, वो तो उस टाइम बड़ी लग रही थी। अच्छा ये हुआ था, कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी यार, उससे तो अच्छी चीज़ अभी हो गई है। सब यहाँ पे है। हाँ सब यहाँ पे है। मेरे साथ हुआ है बहुत चीज़ें ऐसी, मुझे लगता था कि यार ये क्यों हो गया। मतलब कई बार ऐसे थॉट आता है माइंड में, अगर यार अगर ये हो जाता कितना अच्छा हो जाता।
तो आप उसको लेके हफ्ता 2 हफ्ते उदास रहते हो, फिर आप उसको भूलना स्टार्ट कर देते हो, फिर आपको कुछ ऐसा मिलता है फिर आपके दिमाग में भी नहीं आता वो चीज़ कि यार वो छूट गया था हमारा, क्योंकि उससे अच्छी चीज़ पड़ी होती है कोई ना। भगवान जो करते हैं वो कई बार आपको वर्तमान में गलत लगता है, लेकिन भविष्य आपको एहसास कराता है कि भगवान ने जो किया था वो आपके हित के लिए बिल्कुल किया ट्रू, बिल्कुल ट्रू जी, मैं इसमें बिलीव करता हूँ, तो मेरे हमेशा से यही रहा है। तो उस टाइम भी मुझे ये फील होता था ऐसे कि मैं होगा कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। तो जब मैं वहाँ से पैसे कमा के जब मैं कमा रहा था, मैं तब भी अपने जीजू को यही बोल रहा था कि ये जाके मैंने एल्बम गाने में करना है। लगाने। मतलब ये ऐसा नहीं था कि मैं जाके गाड़ी ले लूंगा, वरना हमारे पंजाब में तो ये बहुत ज़्यादा था ना कि कोई बंदा बाहर से आया, उसका सबसे पहले जब वो गया वहाँ से वापस पंजाब में आया, सबसे पहले तो उसने गाड़ी लेनी आके कि भाई गाड़ी में जाएंगे शो बाहर करेंगे। निकलो लगना चाहिए। हाँ, तो मतलब उस शायद वो माइंड सेट ही ऐसा बना रखा था कि एक वो बीज जो सिंगर बनने का, एल्बम करने का, वो मेरे जाने से पहले पैसे खराब हो गए तो माइंड में रहा। तो एक जर्नी। तो जसजीत सिंह गिल्लू कब लगा कि यार कुछ कर लिया मैंने? कब लगा कि कुछ कब कर लिया? लगा कि यार अब हो गया, मतलब ये सोचा था वो हो गया? अच्छा, ये भी बहुत ऐसी चीज़ है कि मतलब आज तक भी ऐसे लगता है कि यार ठीक है बहुत कुछ हो गया, बट अभी नेक्स्ट। बट एक होता है ना पहली बार जब लगता है हाँ, कि वो कुछ, अरे कैसे पहचान गया, अरे हाँ, वो एक आता ना मोमेंट लाइफ में। सीन मुझे याद है कि जैसे मैंने बताया कि मेरी पहली एल्बम टी सीरीज में आई। तो टी सीरीज में पहुंचने तक, मतलब टी सीरीज में पहुंचा कैसे मैं, उसमें की बैक स्टोरी है, बट वो मैं उसमें बहुत सारे नाम है, मैं नहीं जाना चाहूँगा वहाँ पे। बट मैं पहुंचा वहाँ पे थोड़े बहुत करा के, रास्ता बनता पहुंचा। तो उसका जो पहला वीडियो था, मुझे टी सीरीज से ऐड फ्री मिल गई थी। 1 महीने की ऐड उन्होंने दी, मैंने उनको अपनी एल्बम दी, वीडियोस बना के दी, और उन्होंने मुझे 1 महीने की ऐड दी। तब ऐड बहुत महंगी होती थी, मतलब प्रोमोज आते थे आपके, मतलब 20-20 हज़ार के, 30-30 हज़ार के ऐसे निकल जाते थे प्रोमो आके 20-20 सेकंड के। तो मेरे दिमाग में ये था कि चल ऐड मिल रही है ठीक है, बट जिस बंदे ने वो काम करवाया तो उसने बोला कि भाई ये टाइम लगता है गाना चलने में, चलने दे। 1 महीने में मेरा एक गाना सारी ऐड खा गया, मतलब सारी ऐड एक ही उस पर निकल गई। और दूसरा गाना मैंने शूट कर लिया, और शूट करने के बाद जब मैंने भेजा, वो बोले आपके पास तो ऐड ही नहीं है, अभी ऐड के पैसे दो। तो फिर मैंने जब ऐसे बताया कि जो मुझे हमेशा ऐसे रहता है कि हाँ होगा, हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, ये ख़राब नहीं होगा। तो तब हमारे पंजाब में एक चैनल खुला था टशन, 9X टशन। उन्होंने नया अपनी ओपनिंग करनी, उन्होंने बोला कि हमें एक्सक्लूसिव गाने दो जो किसी और चैनल पे ना चलते हो। तो टी सीरीज़ ने उठा के मेरा गाना उनको दे दिया, और उस टाइम हनी सिंह पाजी के गाने चलते थे बहुत ज़्यादा, मतलब तबाही चल 2011 की बात है। ये तो हमारा कॉलेज era था, तबाही। हाँ, तो उस टाइम फिर वो गाना आया, वो बड़ा मीठा सा गाना था, जान जान लंगे छणका के का, तो चूड़ियाँ। उसकी वीडियो भी बहुत ऐसी थी कि एक कमरे में बैठा हूँ, रविंदर खैरा देसी मेलोडीज से, हाँ जी, उसने उसका वीडियो किया था। तो एक कमरे में बैठ के हमने रिहर्सल करते हुए, रविंदर खैरा जी हमको लगता है कि वो पंजाब के टी सीरीज है। बोल सकते हैं। तो वो हमने वहाँ पे वीडियो किया, और वो वीडियो उनको पसंद आ गया चैनल को, और चैनल ने उसको दिन में 33 बार चलाया 24 घंटे में। मतलब ऐसे चलाया कि वो लोगों के दिमाग में छपा दिया, हाँ छपा। और उसका सबसे बेस्ट पार्ट ये था कि उसके आगे भी हनी सिंह के गाने होते थे, पीछे भी हनी सिंह के गाने होते थे, या कोई और गाने होते थे। तो लोग उस गाने की वेट के चक्कर में मेरा गाना भी सुन लेते थे। तो उसमें वो गाने की मेलोडी बड़ी अच्छी थी वो, और उसमें उसने मुझे बहुत क्लोजअप शूट किया हुआ, तो शक्ल भी पहचान ली सबने। शक्ल पहचान ली मेरी। और मेरे लिए तो ऐसा बेनिफिट हो गया कि मैं उसके बाद मेरी सिस्टर्स आई हुई थी कनाडा से, मैं उनको लेके मॉल गया, तो वहाँ से मुझे पहचानना शुरू कर दिया। तो फिर मुझे लगा यार ये तो सही हो गया काम। और ये वीडियो का डाउट था मुझे, क्योंकि वो वीडियो मैंने की थी 1,80,000 में, और ये वीडियो हमने की थी 60,000 में जो चूड़ियाँ वाली वीडियो थी। तो गाना भी हुआ, बंदा बस वहाँ से फिर उसके बाद भी क्या सीन था कि फिर वो थोड़ी स्टार्ट था कि ऐसा होगा कि ठीक है। तब तक भी ये क्लियर नहीं था कि आगे यही करना है कि कुछ और साथ में देखे। बट जब मैंने साथ में देखे, मतलब और ऑप्शन दिमाग में चल रहे थे, क्योंकि मेरे दिमाग में शुरू से ऐसे था, यही चल रहा था कि बाहर का देख लेते हैं, कि कनाडा चले जाएंगे स्टडी पे, ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया देखा आया था मैं, मुझे पता था कि मैं कार वॉश में, ठीक है वैसे लगता तो हार्ड था, बट मुझे पता था कि यार ये तो मैं कर ही लूँगा, पैसे भी अच्छे हैं। हाँ, पैसे भी अच्छे हैं। तो ये मेरे दिमाग में चल रहा था उस टाइम पे। बट लकीली वो गाना ऐसा, हिंदुस्तानी आदमी क्रिएटिविटी के साथ साथ अपना सर्वाइवल सोचता रहता है। ये ज़रूरी है। मुझे लगता है कि खास करके अगर आप
मैं जितने भी नए लड़के कभी हम बैठे हो बात करते हैं, मैं उनको ये बोलता हूँ कि ठीक है, तेरा पैशन है, तू करता रहे, और इसमें ये भी नहीं है कि तेरे को 24 घंटे देने हैं। क्रिएटिविटी के लिए तेरे को 24 घंटे देने ज़रूरी नहीं होते, बट तेरा एक साथ में कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहे कि कल को ये ना लगे तेरे को यार कि मैं तो सब कुछ इस पे लगा के बैठा था, अभी मैं करूँ तो करूँ